गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों, क्या प्रोसेस होती है, हमें ये पता होनी चाहिए। प्लांट जब अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं। तो इसमें वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं एनवायरनमेंट से, वाटर लेते हैं रूट से, ठीक है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है और ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलती है। ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों अपना इतना सिंपल नहीं है हमें पढ़ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिक्वायर्ड है उसका एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, वाटर का हम देखेंगे। उसके अलावा बच्चों यहाँ मैं बताऊँगी लाइट एंड डार्क रिएक्शन कि यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है वो मेनली किससे हो रहा है, वाटर से ही ऑक्सीजन बन रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। उस वो कौन सी रिएक्शन में हो रहा है, लाइट रिएक्शन में हो रहा है। और इसी दौरान क्या होता है, जब क्लोरोफिल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि क्लोरोफिल जो होती है वो क्या कर रही है, किसको एब्जॉर्व कर रही है, सनलाइट को एब्जॉर्व कर रही है। और वो क्या फॉर्म करती है, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्व करके, लाइट एब्जॉर्व करने का मेन काम किसका होता है, क्लोरोफिल का। देन वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी आगे चेंज किया जाता है। जिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है वो क्या होती है, लाइट रिएक्शन बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज वो कौन कर रहा है, वो डार्क रिएक्शन की एनर्जी जो है वो यहाँ केमिकल एनर्जी में बदल गई। अब ये एनर्जी जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट भी वर्क करती है और उसको रिड्यूस कर देती है किसमें, ग्लूकोज में, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं तो किसके थ्रू ले रहे हैं, स्टोमेटा के थ्रू ले रहे हैं। और वाटर जो है वो किसके थ्रू ले रहे हैं बच्चों, रूट्स के थ्रू ले रहे हैं। और सनलाइट को कौन एब्जॉर्व कर रहा है, क्लोरोफिल। ये तीन चीज़ हमें अच्छे से ध्यान रखनी है फोटोसिंथेसिस में। अब ये बता रहा है पिगमेंट, अ पिगमेंट इज अ सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, जो कि सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फोटो सेंटर्स और रिएक्शन सेंटर की बात करें, दोज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विच आर एक्चुअली, ये एक बार छोड़ती हूँ बच्चों क्योंकि तुम्हें नीचे ही समझ आएगा जब पूरा हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस से ही स्टार्ट करती हूँ। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म आर यूज लाइट एनर्जी टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हो गई बात। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म, जो ग्रीन एल्गी वगैरह की बात करें, वो लाइट एनर्जी को यूज करते हुए उसे किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर टू रीजन, दो रीजन से ये इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, ये फूड का प्राइमरी सोर्स होता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ द ओनली प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट। पहली बात तो मैंने क्या बोली कि ये प्राइमरी सोर्स होता है फूड का। और दूसरा, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को इस पूरी रिएक्शन के बाद, ये इस पूरी प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन इवॉल्व होती है और वो एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। और वो कौन लेते हैं, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स उस ऑक्सीजन को गेन करते हैं। ठीक है, तो दो मेन काम इससे हो रहे हैं अर्ली। अब इस फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। पहला एक्सपेरिमेंट बच्चों में किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था 1733 to 1804। प्रिस्टले हाइपोथेसिस्ड दैट प्लांट रिस्टोर टू द एयर whatever breathing animal and burning candles remove। प्लांट जो होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर देता है जो कौन रिलीज कर रहा है, हम रिलीज कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स और एनिमल रिलीज कर रहे हैं। और दूसरा बर्निंग कैंडल से जो बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कौन ले रहे हैं, प्लांट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने एक बेलजार, इसको बेलजार बोलते हैं, इस बेलजार में इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल रैट रखा और कैंडल रखा। स्टार्टिंग में तो वो रैट एंड कैंडल लाइव थे, थोड़ी देर बाद दोनों की कैंडल बुझ जाती है और रैट की डेथ हो जाती है। क्या रीजन होता बेटा इसका, क्योंकि कैंडल को बर्न होने के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और जब वो बर्न हो रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। तो अब क्या होता है, थोड़े टाइम तक तो वहाँ पे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन होने के कारण वो बर्न हो रही है। जैसे ही वहाँ ऑक्सीजन की ख़त्म हो जाती है तब ये जो होती है कैंडल बुझ जाती है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ने के कारण रैट की डेथ हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक प्लांट को रख देते हैं और प्लांट के रखने के बाद हम देखते हैं कि थोड़े टाइम के बाद भी रैट भी लाइव रहता है और कैंडल भी चलती रहती है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हैं तो वो प्लांट ले लेता है और प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है वो ये दोनों यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जैन
जेट इंजन ऑफ 1730 to 1799. See, he shows that only the green part of the plant could release oxygen. उन्होंने क्या बताया कि ग्रीन पार्ट जो होता है वही ऑक्सीजन को रिलीज करता है. जूलियस वॉन सैक, he shows that the green substance chlorophyll is located in special bodies. उन्होंने ये बताया कि ग्रीन सब्सटेंस जो होता है वो एक स्पेशल बॉडीज में प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट नाम देते हैं. ही प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट कौन से आए थे? जूलियस वॉन सैक, जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि एब्जॉर्बिंग पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में. पहला इन्होंने ये बताया. दूसरा इन्होंने क्या बताया कि मेनली क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है. ठीक है. और ये ग्लूकोज यदि प्लांट में स्टोर रहेगा तो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है. फिर आते हैं एंगलमैन. नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करूं, इन्होंने क्या बताया, he split the light using a prism into its component part and illuminated a green algae cladophora placed in the suspension of aerobic bacteria. The bacteria were used to detect the site of oxygen evolution. He observed the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the spectrum. He first described the action spectrum of photosynthesis. The action spectrum resembled roughly the absorption spectrum of chlorophyll A and B. अब इन्होंने क्या करा, एक प्रिज्म रखा. उस प्रिज्म से जब लाइट जाती है, आपने लास्ट 10th में पढ़ाई है, तो वो क्या करती है, 7 कलर में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है. अब वहाँ पे उन्होंने एक एल्गी को ग्रो कराया. तो एल्गी को ग्रो केवल उन्हीं जगह पे हुई जिस जगह पे रेड एंड लाइट स्पेक्ट्रम की लाइट जा रही थी, बाकी कहीं पे एल्गी का ग्रोथ नहीं हुई. तो उन्होंने यही बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से लाइट का स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड एंड ब्लू लाइट का स्पेक्ट्रम मेनली ज़रूरी होता है, ये बताया उन्होंने. ठीक है. और वो स्पेक्ट्रम को मेनली कौन ले रहा है, क्लोरोफिल ए एंड बी ले रहा है. फिर आते हैं कॉर्नेलियस वॉन नील. ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट विद पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. ठीक है. अभी तक तो हम जो भी वर्क कर रहे हैं तो उसमें मैं बता रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट हुई. अब हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये अल्टीमेटली ये बताता है कि यहाँ पे तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, उसके अलावा ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है और H2 निकल जाता है. जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन बाहर निकल गई, सल्फर है तो सल्फर बाहर निकल जाता है. ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट विद पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस एसेंशियल अ लाइट डिपेंड रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस जो होती है लाइट डिपेंड रिएक्शन होती है, इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ हाइड्रोजन डोनर. इसमें हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन डोनर है. मैंने बताया था वाटर से हाइड्रोजन जो है निकल रहा है. ठीक है. वो हाइड्रोजन डोनर होता है. रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. वो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कर रहा है. ही गिव द प्रेजेंट डे इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. इन ग्रीन प्लांट वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर. ग्रीन प्लांट में वाटर हाइड्रोजन डोनर होता है एंड इट इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो जाता है. पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूज H2S. मैंने बोली इन्होंने क्या किया, H2S को यूज किया एज द हाइड्रोजन डोनर. सो द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर. ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या बना, वहाँ तो ऑक्सीजन बना, यहाँ पे सल्फर बना एंड नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस. दस ही इन्फेयर्ड दैट ऑक्सीजन इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इससे इन्होंने इस रिजल्ट पे पहुँचे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम द वाटर नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड. इससे ये भी क्लियर हो रहा है ऑक्सीजन किससे इवॉल्व हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल से निकल रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से. दिस वॉज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज करके भी हमने इसे प्रूव किया था. द ओवरऑल करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बना रहे हैं, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2. ये मैं आपको क्लियर अभी बता चुकी हूँ. सन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अभी मैंने बताया क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. मेनली लीफ होगी, लीफ में क्लोरोप्लास्ट होती है. इट टेक प्लेस इन द सेल ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ. लीफ का मैंने स्ट्रक्चर आपको है ना पढ़ाया नहीं है, तुम्हारा इस बार कट गया. बट ये चीज़ ध्यान रखना, जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली लेयर को लोअर एपिडर्मिस, और बीच का जो पार्ट होता है दैट इज मेसोफिल. उसे हम क्या नाम देते हैं, मेसोफिल. तो मेसोफिल पार्ट में बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं.
देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोकेमिकल फेज। इसका मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है ये फोटोकेमिकल फेज के लिए होता है, वेयर सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपी अकर, वेयर इज द स्ट्रोमा हैज एंजाइम फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड फॉर्मेशन ऑफ शुगर। कहने का मतलब इसमें जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं, वो तो एनर्जी बना रही है, और जो बाकी का लिक्विड पार्ट जो होता है वो क्या कर रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में पार्ट ले रहा है। तो यहाँ मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है। इसमें ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज थाइलेकॉइड। ये जब पूरा मिल जाता है ये क्या बनाता है, ग्रेना। दो ग्रेना आपस में किससे जुड़े हुए रहते हैं, इंटरग्रेना से, और ये जो लिक्विड पार्ट होता है दैट इज स्ट्रोमा। क्लियर हो गई बात। अब थाइलेकॉइड ग्रेना के ऊपर भी छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं बच्चों, दिस पॉइंट इज नॉन एज क्वांटासोम। एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा क्लोरोफिल हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन यदि कोई पूछे आपसे तो कहाँ होगी, ग्रेना में, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल है तो वही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ होगी, स्ट्रोमा में, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का ऐसा पिगमेंट नहीं होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करे। यहाँ तक क्लियर हो गया। लाइट रिएक्शन में मेनली क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, और डार्क रिएक्शन में मेनली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। क्लियर, ये बार बार बोल रही हूँ, आगे फिर से आएगा बच्चों। अब आते हैं पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, अभी बच्चों में क्लोरोफिल और बी तो बोली हूँ, उसके अलावा कैरोटिनॉइड्स होते हैं, जेंथोफिल्स होते हैं, और फाइकोबिलिन्स होते हैं। तो वो पढ़ रहे हैं हम। क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट शो डैट देयर आर 4 पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ठीक है, मेनली ये 4 ही बता रहा है, तो वही पढ़ेंगे हम। सर ने शायद पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो पूरा एक्सपेरिमेंट है आपको भेज दिया है, तो वो वहाँ से देखोगे तो तुम्हें और क्लियर होगा कि कैसे वहाँ पे अलग अलग लेयर में अलग अलग कलर से हमें पता चलता है कि कौन कौन से पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल ए इज़ द चीफ एंड मेन पिगमेंट। क्लोरोफिल ए जो होता है मेन पिगमेंट होता है एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, वाइल क्लोरोफिल बी कैरोटिनॉइड्स एक्ट एज ए एसेसरी पिगमेंट। क्यों बोलते हैं बच्चों कि क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट क्यों है, क्योंकि वो डायरेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और किसे दे रहा है, ग्रेना को दे रहा है। बट जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को पहले एब्जॉर्ब करते हैं और किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को देते हैं, और फिर वो आगे ट्रांसफ़र होता है। इसलिए क्लोरोफिल ए को तो मैंने मेन पिगमेंट कहा है, और क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स को मैंने एसेसरी पिगमेंट्स बोला। क्लियर। द एसेसरी पिगमेंट्स हेल्प इन 2 वे, 2 तरीके से ये हेल्प करते हैं। पहले ये बता रहा है बच्चों वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ तो ये हो गई, और एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट से कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये बता रहा है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको स्टार्टिंग में, जैसे क्लोरोफिल ए एक तो इस जगह पे बढ़ रहा है और एक इस जगह, तो रेड एंड ब्लू कलर की लाइट मैंने बोली थी, सेम यही क्लोरोफिल बी का ये बता रहा है, और सबसे लास्ट में हम कैरोटिनॉइड्स का। तो वेवलेंथ यहाँ पे यदि हम देखें तो बच्चों यहाँ वेवलेंथ यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ 400 की वेवलेंथ है या 700 की वेवलेंथ है, इसी में ही सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन इन 2 वेवलेंथ की लाइट पर ही होता है। ठीक है, दे एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंड पास इट ऑन टू द रिएक्शन सेंटर, और फिर ये किसको दे देते हैं, रिएक्शन सेंटर को। अभी बताऊंगी बेटा क्या होता है। और मेनली रिएक्शन सेंटर यहाँ पे क्लोरोफिल ए मैंने बोला है कि एसेसरी पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और किसे दे देंगे, क्लोरोफिल ए को। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ये क्लोरोफिल को भी प्रोटेक्ट करते हैं लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होने से। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम coincide closely showing that photosynthesis is maximum at the blue and red region of the spectrum। ये मैं बता चुकी हूँ तुम्हें। अब बच्चों एक टॉपिक हम और पढ़ रहे हैं, कौन सा है, फोटो सिस्टम। अभी मैं बार बार फोटो सिस्टम बोल रही हूँ। 2 टाइप ऑफ फोटो सिस्टम बच्चों मैं पढ़ाऊँगी, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। द पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये पिगमेंट जो होते हैं अलग अलग आपस में जो अरेंजमेंट होता है उनका इंटू 2 डिस्टिंक्ट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, 2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के साथ विद इन फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। देखो बच्चों ये बना हुआ, ये पूरा का पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं
जिनका एक अकेला क्लोरोफिल ए जो होता है वो क्या होता है, मेन पिगमेंट, और ये बाहर वाले जो होते हैं सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट के मॉलिक्यूल हैं जो लाइट को लेते हैं और किसे देते हैं, क्लोरोफिल ए को। अब ये जो क्लोरोफिल ए वाला पार्ट होता है इसमें इस अकॉर्डिंग ही दो तरह के होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर P700 होता है और उसका 680 होता है। ईच फोटोसिस्टम हैज़ वन स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए, यानी एक ही स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए होता है, एंड मैनी अदर पिगमेंट बाउंडेड बाय प्रोटीन, बहुत सारे पिगमेंट चारों तरफ होते हैं इसके। द क्लोरोफिल ए फॉर्म द रिएक्शन सेंटर, क्लोरोफिल ए जो होता है वो रिएक्शन सेंटर फॉर्म करता है वेयर द एक्चुअल रिएक्शन टेक प्लेस, जहाँ पर एक्चुअल रिएक्शन होती है। वाइल द अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल फॉर्म द लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, और बाकी मॉलिक्यूल मिलके लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं। मैंने कहा ना एक मॉलिक्यूल एक तरह से इसे ये तो प्राइमरी, ये वाला मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए है और बाकी सारे मिलके क्या बना रहे हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? आर कॉल्ड एंटीना, इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, मिलके एंटीना नाम दे रहे हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट द रिएक्शन सेंटर इज P700, अभी बोला, विच इज अ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब लाइट एट 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर तक की लाइट को ये एब्जॉर्व करते हैं। और फोटोसिस्टम सेकंड द रिएक्शन सेंटर इज P680, क्लोरोफिल अ मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब लाइट एट 680 नैनोमीटर, ये 680 नैनोमीटर तक लाइट को एब्जॉर्व करता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया फोटोसिस्टम। ठीक है, पास नहीं करते हैं, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ, फिर मैं बोर्ड पे ये मैकेनिज्म आपको समझा दूंगी पूरी। एक बार मैं आज इसके थ्रू बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगी, तो उससे तुम्हें ये पूरा क्लियर हो जाएगा टॉपिक। लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म अभी बच्चों मैं बार बार बोल रही हूँ, दो पार्ट में कंप्लीट हो रही है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में और लाइट की एब्सेंस में। तो लाइट रिएक्शन इसको फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं और डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेसिस फेज। फोटोकेमिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसे बायोसिंथेसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। फोटोकेमिकल फेज डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। फोटोकेमिकल फेज जो होती है वो किस पे डिपेंड होती है, लाइट पे डिपेंड होती है। द पिगमेंट्स एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू एटीपी। पिगमेंट्स जो होते हैं लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फोटोलाइसिस आर टू मेजर इवेंट इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दो मेजर क्या हैं इवेंट्स, एक तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, दूसरा फोटोलाइसिस। ठीक है, दो इसके मेन पार्ट होते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द फेज वाटर इज स्प्लिट एंड ऑक्सीजन इज लिबरेट। फोटोलाइसिस का मतलब बच्चों क्या होगा, वाटर जो होता है वो स्प्लिट होता है H2NO2 में, ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है वहाँ से। ATP एंड NADP एज फॉर्म्ड इन दिस फेज आर यूज्ड अप ड्यूरिंग द बायोसिंथेसिस फेज। इस फेज में मेनली ATP और NADPH बनता है जो कि आगे बायोसिंथेसिस फेज में जाके यूज होता है। बायोसिंथेसिस फेज डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। बायोसिंथेसिस फेज डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं होती है, बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। पर वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है। ATP एंड NADPH, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? मेरे कहने का मतलब ये है, लाइट रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं मेनली वो क्या है, ATP और NADP, जो कि एक तरह की एनर्जी है जो यूज कौन कर रहा है, डार्क रिएक्शन में यूज होती है, और अल्टीमेटली वो क्या फॉर्म करती है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करती है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब अभी अगेन ये बोल रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मैंने बोला इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इट इज़ द प्रोसेस विच वाटर इज स्प्लिट इनटू प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। जो ये स्प्लिट हो रहा है तीन में होता है, फोर तो इसमें हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन, 4 ही प्रोटोन और 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम सेकंड। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है फोटोसिस्टम सेकंड से जुड़ा हुआ रहता है। कैसे, अभी आगे बताऊंगी मैं। विच इज़ लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये बस ध्यान रखना है कि किस जगह पे प्रेजेंट होता है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की इनर साइड पे प्रेजेंट होता है। द इलेक्ट्रॉन आर यूज टू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय फोटोसिस्टम सेकंड। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, आर यूज टू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। ये इलेक्ट्रॉन लॉस को रिप्लेस कर देता है। तो ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इनटू एटमॉस्फेयर वाइल द प्रोटोन एक्यूमुलेटेड इन ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। ऑक्सीजन जो होती है वो तो एनवायरनमेंट में चली जाती है, और जो प्रोटोन इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहे हैं वो उसकी वहाँ ल्यूमेन में इकट्ठे हो जाते हैं। उनका वर्क मैं अभी आगे बताऊँगी। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट, दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा यहाँ पे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। पहले साइक्लिक बताती हूँ बच्चों, जो ये बता रहा है यहाँ पे, यहाँ देखना फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये वाला फोटो सिस्टम फर्स्ट है P700, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ये फिर यहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और वापस इसमें आ जाता है। तो ये घूम फिर के जब ये पूरा इसी में आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक लाइट रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने लिया, इसमें इसने क्या करा, एडीपी और पीआई, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज हुआ, इस एटीपी फॉर्मेशन में, और अगेन वापस किस में आ गया, एनर्जी जब उसकी लॉस हो जाती है तो वापस इसमें P700 में आ जाता है। तो इसे बोलते हैं साइक्लिक लाइट रिएक्शन। अब मैं आती हूँ बच्चों नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में, जिसका रिएक्शन सेंटर ये रहा, कौन सा बोला मैंने, P680। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही लाइट आती है वैसे ही, एक तो लाइट आने से, दूसरा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिट होने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे लेता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते होते ये वापस फोटो सिस्टम फर्स्ट तक आते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से निकल के इस इलेक्ट्रॉन को मेनली कौन लेता है, NADPH, यानी NADP लेगा, साथ में ये वाला हाइड्रोजन भी ऊपर चला जाएगा, तो NADP से NADPH फॉर्म हो जाता है। तो कुछ एनर्जी तो ATP की फॉर्म में बन जाती है और कुछ एनर्जी NADPH की फॉर्म में फॉर्म हो जाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक तो लाइट से लिया जा रहा है, दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखो बच्चों, एक तरह से जेड स्कीम बन रही है, देखो उल्टा जेड बन रहा है, ये नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ATP फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्या बोलेंगे उसे, फोटो फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ इलेक्ट्रॉन P680 से निकला, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में गया, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से P700 में आया, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से NADH में, यानी वापस घूम फिर के इसके पास नहीं आया, इसलिए ये नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है। बट मैं साइक्लिक बता रही थी आपको, तो साइक्लिक में क्या होता है उसका भी होगा बेटा ग्राफ। देखो साइक्लिक में ये होता है कि क्लोरोफिल P700 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वापस यहाँ आ गया, तो ये वाला पूरा साइकिल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, इसलिए इसे साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अगेन वही इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट किसका फॉर्मेशन होना, ATP फॉर्मेशन होना, क्या कहलाता है, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो अब मैं प्रोसेस रीड करके बताती हूँ बच्चों कि क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। दिस होल स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, अभी बताया था मैंने। अप हिल टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक आ रहा है, डाउन हिल टू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, डाउन हिल जा रहा है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट, एक्साइटेशन ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट, फिर यहाँ से फोटो सिस्टम फर्स्ट का एक्साइटेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपहील, अगेन अपहील की तरफ जा रहा है टू अनदर एक्सेप्टर, दूसरे एक्सेप्टर की तरफ, एंड फाइनली डाउन हील, अगेन दोबारा डाउन हील हो रहा है टू NADP प्लस, इज कॉल्ड जेड स्कीम। अब जेड स्कीम दोबारा से ध्यान रखना, क्या बोला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, अपहील होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ गया, डाउन हील होके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता होता कहाँ पहुँचा, फोटो सिस्टम फर्स्ट तक पहुंचा, और फोटो सिस्टम फर्स्ट से अल्टीमेटली ये जो है कहाँ पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुंच गया, अगेन अपहिल होके। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो बना, इसे क्या बोल रहे हैं, जेड स्कीम नाम दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ द करेक्टरिस्टिक शेप जेड फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरीज आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू देयर रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू। फोटो फॉस्फोराइलेशन, अभी बच्चों मैंने बोली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो फॉस्फोराइलेशन, की फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट अकर इन टू वे, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन अभी पढ़ाया जेड स्कीम में, व्हेन बोथ फोटो सिस्टम सेकंड एंड फर्स्ट वर्क इन अ सीरीज, एक सीरीज में जब ये वर्क करते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम या नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं हम इसे। Work in a series as mentioned above in the Z scheme, it is called non-cyclic photophosphorylation. Both ATP and NADPH are formed during this electron flow. वो हमने देखा कि non-cyclic photophosphorylation में ATP भी बना और NADPH भी बना. Since the electron lost from photosystem second do not return to photosystem second, वापस वहाँ तक नहीं आ रहा है, but are replaced by those formed from water. The process is called non-cyclic. Cyclic photophosphorylation क्या होता है, when only photosystem first is functional, the electron are circulate within photosystem first, phosphorylation occur within the cyclic flow.
ये पूरा साइक्लिक फ्लो दिखा रहा है। दिस हैपन इन द स्ट्रोमा लैमेला, ये मेनली कहाँ होता है, स्ट्रोमा लैमेला में होता है, विच लैक फोटोसिस्टम सेकंड, जहाँ पे फोटोसिस्टम सेकंड नहीं होता है। NADP DP रिडक्टेज एंजाइम भी उसके पास नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या चलता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है स्ट्रोमा लैमेला में। सो द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डू नॉट पास ऑन द NADP बट रिटर्न टू द फोटोसिस्टम फर्स्ट, ये NADP तक ना जाके फोटोसिस्टम फर्स्ट में रिटर्न हो जाता है थ्रू ETS एज डी एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन, हैंस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP बट नो NADPH फॉर्म, इसमें केवल ATP फॉर्मेशन होता है, NADPH फॉर्म नहीं होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन along occur when light of wavelength higher than 680 नैनोमीटर इज अवेलेबल। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन तभी होता है जब वेवलेंथ की लाइट जो होती है मोर देन 600 होती है, ठीक है। फिर आते हैं कैमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है। अब मैं एग्जैक्टली ATP फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको बता रही हूँ बच्चों। ATP सिंथेसिस इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उस पूरी मेम्ब्रेन में जो प्रोटोन का ग्रेडियंट डेवलप्ड हो रहा है वो क्या कहला रहा है आपका, से ATP का सिंथेसिस जो है membrane of thylakoid, it result due to the following reason. Since the splitting of water molecule और photolysis take place on the inner side of the thylakoid, मैंने अभी बताया था थाइलेकॉइड की इनर साइड पे क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, ठीक है, ये वाली इनर साइड होती है। द इनर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज लोकेटेड टूवर्ड द आउटसाइड मेम्ब्रेन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, ये देखो यहाँ पे बता रहा है बाहर की तरफ, इनर साइड में ये रहता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सॉरी प्रोटोन ग्रेडियंट वहाँ पे डेवलप्ड हो रहा है। The primary electron acceptor is located toward the outside of the membrane and transfer its electron to the hydrogen carrier. So this molecule remove a proton from the stroma while transporting an electron and releasing it into the lumen or inner side of the thylakoid membrane. ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, जो कि मेम्ब्रेन की इज लोकेटेड टूवर्ड द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, एंड ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन कैरियर, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है हाइड्रोजन कैरियर के थ्रू। सो दिस मॉलिक्यूल रिमूव द प्रोटोन, वो वहाँ से प्रोटोन को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज इट इनटू द ल्यूमेन एंड इनसाइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को तो आगे की तरफ मूव कर देता है और हाइड्रोजन को बीच में डालता चला जाता है। द एंजाइम NADP रिडक्टेज इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में NADP का रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है along with the electron coming from the PS1. Proton are also needed to reduce NADP and so these proton are also removed from the stroma. स्ट्रोमा के थ्रू ये प्रोटोन जो होते हैं रिमूव कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एंजाइम से NADPH बनने के बाद बाकी जो प्रोटोन होते हैं वो अंदर की तरफ रिमूव कर दिए जाते हैं। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऑफ F0 of the ATP synthetase. The outer portion of ATP synthetase called F1 undergoes conformation change with the energy provided by the breakdown of proton gradient and synthesize several molecule of ATP. अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट बना, ये प्रोटोन ग्रेडियंट F0 से जब F1 की तरफ आ रहा है तो ये धीरे धीरे वहाँ के जो ATP सिंथेटेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है और एक्टिवेट करने से यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, ATP फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस पूरी प्रोसेस के थ्रू की मैंने इसे क्या नाम दिया, कैमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कैमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनर मेम्ब्रेन की तरफ होता है और धीरे धीरे ये जो हाइड्रोजन होते हैं वो उसके बाहर की तरफ स्ट्रोमा में NADPH की तरफ जाते हैं और बचे हुए जो होते हैं थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में रह जाते हैं। ये जो ल्यूमेन में रह रहे हैं ये क्या करते हैं, F0 से जब F1 की तरफ वहाँ पे एक तरह का एक बैरियर बना दे, बैरियर भी नहीं बोलूँगी, एक तरह का ब्रिज फॉर्म कर देते हैं जिससे ATP सिंथेटेज एंजाइम एक्टिवेट होता है और वो क्या करता है, ADP से ATP फॉर्म करता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है ना मेम्ब्रेन में जा रहे हैं, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम से अनदर नेक्ट्रो सिस्टम, और अल्टीमेटली NADP उसे लेता है और वो क्या फॉर्म कर देता है, NADPH फॉर्म कर देता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कैमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एक तरह से मैंने लाइट रिएक्शन बता दी, फिर भी मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करती हूँ बोर्ड पे और फिर हम लोग डार्क रिएक्शन लेंगे।